हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर, जहां पर हम लोग एनडीए का क्रैश कोर्स कर रहे हैं शक्ति 2.0 के अंदर। तो यहां पर हम लोग आज करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, जो कि बहुत काम आता है मेरे दोस्त। कहां कहां काम नहीं आता है एकदम। अगर बोलें तो जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री होती है उसके अंदर सबसे बेसिक पार्ट तो यही होता है ना। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 9th-10th में ही हमें इसका एक इंट्रोडक्शन देना शुरू हो चुका था। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? भाई जब ज्योमेट्री को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं तो वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं समझ आया? भाई आपने एक ट्राइंगल बनाना तो आपको आ गया, आपने स्केल खींची और 3 लाइनें बना दी। लेकिन जब आप उस ट्रायंगल को ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो तब वहां पर किए हुए जो पॉइंट्स आपने प्लॉट करे हैं वहां से निकल कर आती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी अब हम सारी की सारी ज्योमेट्री जो होती है वो ग्राफ पेपर पर ले आते हैं और फिर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर कोई काम नहीं है क्या? क्या करें यार करना है ना। तो इंजॉय करना बेटा। मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि फॉर्मूलों का देखो भंडार मिलेगा, लेकिन आपको मैं कुछ जुगाड़ बताऊंगा जिनसे आप उन फॉर्मूलों को शायद से याद कर पाओ। और दूसरा, मैं आपको जो फॉर्मूले जरूरी हैं वो याद के साथ साथ लगाना भी सिखाऊंगा। तो बहुत अच्छे से सीखना है बेटा, काफी सीखने वाला सेशन रहेगा। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या करवाऊंगा जरा ध्यान से देखिए दोस्त। मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से शुरुआत करूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया तो फिर हम लोग रेशियो में खेलना शुरू करेंगे यहाँ, जहां सेक्शन फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन होगा। फिर सेक्शन फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो हमें फिर चीजें समझ में आती हैं, तो हम ट्रायंगल के अंदर कूद जाते हैं और वहां पे डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उनके लिए हम लोग कुछ स्टडी कर लेंगे। तो कुल मिला के ऐसा मेरा पूरा सेशन रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल आराम से कॉपी और पेन लेकर बैठें, और जब भी कोई फॉर्मूला अगर मैं देता हूँ स्क्रीन पर आता है, चमकता है, तो आप क्या करना, आप उसे नोट डाउन कर लेना। एक पेज ही बना लो बेटा जिसके अंदर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बिकॉज वो फॉर्मूले सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक रफ कॉपी में लेकर बैठना है कि सर जैसे जैसे लगा रहे हैं क्या हम भी वैसे वैसे करके यूं यूं करके लगा पा रहे हैं, है ना। तो मैं कुछ ऐसा आप लोगों को लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। सो वो यूं यूं करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है और बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल भी हो जाता है कि सर फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ा और हमने मेंटली उसे लगा भी लिया, है ना। चलो तो दोस्त, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों को चीज बता देने से कि मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहा हूं, बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट। ज्योमेट्री के लॉज 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में ऑलमोस्ट सेम है। चीजें बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं व्हेन यू गो इनटू द डीपर सेक्शंस ऑफ द ज्योमेट्री, तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन तब तक के लिए, जब तक चीजें सिंपल और सोबर तक रखी जा रही हैं, तब तक बहुत हद तक ये बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स रखेगा। और फिर उसके बाद हम लोग 2D प्लेन की अगर बात करें तो बेटा 2D प्लेन कौन नहीं जानता सर। बचपन से हम लोगों ने इस पे ग्राफ पे लाइंस बनाकर ऐसे डॉट भर के हम लोगों ने बनाए हैं, है ना, बनाए हैं। तो क्या है बेटा, फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं है। जब आप 2 डायमेंशन की बात करते हैं, यानी आप एक एक्स एक्सिस की बात करते हैं और एक वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु हो जाता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही डायमेंशन की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पॉइंट लिखे जाएंगे ना, वो एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। कैसे? सपोज करो ये यहां पर 1 हो गया, ये यहां पर 2 हो गया, ठीक है, ये यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहां पर आने वाला जो पॉइंट होगा मेरे दोस्त, कौन सा पॉइंट? ये 3 से इधर की तरफ गए, ठीक है सर, और इधर से 2 की तरफ गए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी 2,3 हो जाएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे, ये आपको मालूम है। अब सेम चीज अगर 3 डायमेंशन स्पेस में आते हैं तो अब हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में लिखे जाते हैं। ये बेसिकली बेटा देखो, एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस बिलोंग्स टू रियल नंबर है, वाई एक्सिस बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो हम कहेंगे 2,3 जो होता है ना, वो सर रियल क्रॉस रियल से बिलोंग करता है। किससे? रियल क्रॉस रियल से। थोड़ा सा मैंने सेट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, रिलेशंस या फिर
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। तो थ्री डायमेंशन में क्या हो जाता है मेरे दोस्त, थ्री डायमेंशन के अंदर हो जाता है हम लोग थ्री डायमेंशंस के अंदर इस चीज को फील करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि एक्स एक्सिस में आपका ये 2 हो गया, ठीक है, दिस इज नाउ एक्स एक्सिस, दिस इज नाउ एक्स एक्सिस, हमने इस प्लेन को ऐसे करके बिछा दिया और अब ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अब हाइट के बेसिस पे जेड एक्सिस आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस में मैंने 2 ले लिया, वाई एक्सिस में बेटा मैंने 3 ले लिया। कितना ले लिया दोस्त, वाई एक्सिस में मैंने 3 ले लिया और जेड एक्सिस में मैंने क्या ले लिया दोस्त, 4 ले लिया। कितना ले लिया, 4 ले लिया। अब इस पॉइंट को अगर मुझे लोकेट करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, देखिए थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाएगी तो बात पूरी क्लियर है। जैसे अगर मैंने यहां से कुछ लाइन खींची, मैं अभी आपके लिए एक डायग्राम बनाकर दे रहा हूं, उस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए गौर से देखिए, है ना। चलिए हमारे पास एक बेसिक सा सर आपने डायग्राम बना दिया और ये डायग्राम सभी पहचानते हैं कि ये क्यूबॉइड हो चुका है। क्या हो चुका है सर, ये क्यूबॉइड बनाया है आपने जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर रखा है। अब मान लो कि आप यहां ओरिजिन पर खड़े थे, तो ओरिजिन से पहले आप गए यहां पर, तो आपने एक्स एक्सिस में कितने यूनिट चले, 2 यूनिट्स, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चले। फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन ये थी तो आप यहीं पर पहुंचे थे ना बेटा। अब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप कितने चले, 3 यूनिट चले। कितने चले दोस्त, 3 यूनिट्स। अब आप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यहां से खड़े होकर इस तरफ चले, कहां चले, यहां पर चले। तो ये जो पोजीशन आई, ये पोजीशन क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कि सर ये वाली पोजीशन हमारी होनी चाहिए 2,3,4, यानी कि सर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 3 और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 4। तो 2, 3, 4 हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा। और यहां से हम ये कहते हैं कि सर अगर मेरा एक्स एक्सिस जो था वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वाई एक्सिस रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जेड एक्सिस भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब सर ये 2,3,4 जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, वो सर बिलोंग करेगा आर क्रॉस आर से, यानी आर के ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। ये थोड़ा सा सेट्स फिर से इंक्लूड कर दिया। तो काम तो सर वही चल रहा है ना, काम वैसे वही चल रहा है कि सर 3 डायमेंशन में हम लोग स्पेस में बात करते हैं, यानी यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। और 2 डायमेंशन प्लेन हम लोग बोलते हैं कि ये समतल होता है, कागज के ऊपर बनता है ये हमेशा। कभी स्पेस को कागज के ऊपर नहीं बनाया जा सकता, मैंने बनाने की कोशिश करी लेकिन ये है अभी भी चपटा ही बेटा, ये अभी भी है ही चपटा। बस ये आप लोगों की आंखें तेज हैं कि आप लोग इसे 3D इमेजिनेशन कर सकते हो, लेकिन ये है 2D ही अभी भी, है ना, क्योंकि मैंने इसको बोर्ड के ऊपर बनाया है। स्पेस कैसा होता है बेटा, अभी मेरा हाथ आगे है, अभी मेरा हाथ पीछे है ना, तो ये स्पेस है, कहीं पर भी मेरा हाथ हो सकता है। लेकिन ये डायग्राम जो है ये बोर्ड के ऊपर ही है, मैं इसे आगे नहीं ला सकता हूं इस डायग्राम को। वो तो बनाया मैंने 3D, लेकिन मैंने 2D के ऊपर बनाया। कंफ्यूज हो गए, अरे जाने दो। 3D में 3 डायमेंशन होते हैं और 2D में 2 डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन के ऊपर पता नहीं कितनी सारी बातें चल रही हैं आज के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत ज्ञान रखो बेटा इस चीज का, है ना। चौथा डायमेंशन क्या होता है बताओ, चलो जल्दी से बताओ, सभी के सभी फिजिक्स का पेपर भी दोगे ना, या फिजिक्स गोली मारने वाले हो, हैं, बताओ चौथा डायमेंशन क्या होता है। चलो, तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। 2D प्लेन और 3D स्पेस है एक जैसे ही, मतलब बस वो ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो दो डबल कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले में। देखो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अपने कॉपी में लिखना है लिख लो। मैं 2D प्लेन और 3D स्पेस दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं, तो जहां जहां सेम फॉर्मूले रहेंगे वहां वहां मैं लगा दूंगा, और जहां पर मैंने अगर 3D स्पेस का कोई फॉर्मूला नहीं दिया तो समझ जाओ कि वहां से सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो आगे, तो यहां पर सवाल बन रहा है कि सर डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बताइए। अगर मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, और अगर 3D स्पेस में है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, इन 2 पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस बताइए। तो बेटा देखो बहुत सीधा सा है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, ये कैसे लगता है ये मैं आपको बात बता दूंगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सीधा सा एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है मेरे दोस्त, देख लो जल्दी से देख लो कि सर अगर ये मेरे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है ना, ये कोई पॉइंट है दोस्त और ये कोई पॉइंट है, हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये कोई पॉइंट है ये कोई पॉइंट है, तो मैं इसके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, लॉजिक कर दिए सर। मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है सर, मुझे डिस्टेंस निकालना है यहां से लेके यहां तक वाला। तो मैं कहूंगा कि क्या मैं इसे ऐसे जोड़ दूं सर, जोड़ दो जी। तो आप कहोगे ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप कहोगे सर ये हो जाएगा x2 - x1, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 - y1।
अच्छा, तो हमारा जो ये वाला डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का, पाइथागोरस लगा दो मेरे दोस्त, लगा दो। तो आप कहोगे सर जो भी पाइथागोरस होता है उस हिसाब से डी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर द रूट में। सेम काम 3D में दिखाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम की बचत करते हुए हम कहेंगे कि सर इसमें चेंज क्या आया वो बताओ। चेंज क्या आया? हमने कहा सर अब 3 डायमेंशन में जा रहे हैं, तो जैसे हमने x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया, जैसे हमने y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया, वैसे ही अब हम लोग एक्स्ट्रा एक डायमेंशन में z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर देंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा 3D स्पेस के लिए। बोलो समझ में आया है? बोलो तारा रारा, बात समझ में आ गई दोस्त? ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना कि सर हम लोग 3D स्पेस में जो जो फॉर्मूला 2D प्लेन जैसा होगा वो हम लोग एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करके उसको बना लेंगे। सो नो नीड टू लर्न इट अगेन एंड अगेन। और अप्लाई करने का तरीका तो मैं भी सिखा ही रहा हूं। अप्लाई करना सीखें? चलो सर अप्लाई करना सीखते हैं। अप्लाई करने की कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस सिचुएशन में, है ना, जरा देख लेते हैं। इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक पॉइंट दिया गया है P दैट इज 1,2 दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है Q जो कि मुझे 4, माइनस के 3 दिया गया है। ओके, तो अगर मुझे PQ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे सीधे तरीके से ऐसे लिखता हूं कि सर x2 माइनस x1, मैं ऐसे करके एरो चलाता हूं कि 4 माइनस 1 सर 3 होता है। ओहो हो, लिखना मत बेटा 4 माइनस 1, प्लीज नहीं लिखना है ना, प्लीज। 4 माइनस 1 कितना होता है सर? 3 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर। और तेज दिमाग है तो बेटा 3 का स्क्वायर नहीं 9 लिखने का। अगर मालूम है स्क्वायर तो 9 लिखने का ना बेटा, लिखने का। जब मालूम है तो काय को 3 स्क्वायर लिखने का। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी सर माइनस 5 का स्क्वायर। तो बेटा दिमाग में लेकर आओ कि माइनस के 5 नहीं, माइनस का 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, तो मैं लिखूं क्या? 5 का स्क्वायर लिखूं? या फिर आप और तेज हो जाओ कि हम लोग सीधा सीधा लिखें कि सर ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसका लगा देंगे अंडर द रूट, तो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 34। अच्छा, ऐसे करना है क्या? इधर देखो बेटा, एक और पॉइंट की तरफ ध्यान दो कि अगर मैंने 1, 2, 3 ले लिया और Q जो है मैंने -1, 0 और 3 ले लिया, 3 की जगह पे और कुछ ले लेते हैं सर, -2 ले लेते हैं। देखो सर -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 0 -2 यानी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 -3 यानी -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो सर अंडर द रूट ये PQ आ जाएगा। जोड़ लें सर, जोड़ लो, 29 और 4 कितने होते हैं? 33 होते हैं सर। आ गया सर? ठीक है, समझ में आ गया दोस्त? तो ये 2D में लग गया, 3D में लग गया। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने पीछे वाले पॉइंट से ही पहले वाले पॉइंट को माइनस किया, क्या हम ऐसा उल्टा कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। करके बताओ सर, करके बताओ। अगर मैं PQ की वैल्यू निकालूं तो अब आप ऐसा करो कि 1 -4, 1 -4 सर 1 -4 तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 + 3 सर प्लस नहीं है माइनस है, यही तो खेल है, यही असली खेल समझना है मेरे दोस्त कि सर मुझे 2 में से -3 को माइनस करना है, 2 में से -3 को माइनस करना है। तो सर 2 में +3 कर दो ना, कर दिए, क्या कर दिए? +3 कर दिया। तो 2 + 3 सर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो सर यहां से भी आंसर अपने पास √34 ही आएगा। तो ये हमारे पास PQ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे तेज क्या ही होगा, दिमाग को तेज चलाओ कि फॉर्मूला तो याद है ही सर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का होल अंडर रूट, है ना। लेकिन उसको लगाने के लिए तो तेज होना पड़ेगा ना, तो तेज दिमाग से होना है। समझ में आ रहा होगा बेटा? अपने फायदे की बात अगर जल्दी से समझ लो तो फायदे में ही रहोगे, है ना। चलें फिर, चलें, चलो सर आगे चलो। डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया। सेक्शन फॉर्मूला बेटा इंटर करता है यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, कहीं पर भी बने हैं। कैसे सर 2 पॉइंट्स कहीं पर भी कैसे बने? मान लो बेटा ये बोर्ड हमारा ग्राफ पेपर है, मान लो इसमें अभी लाइन नहीं बनी हुई है, तो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। तो अब इन दोनों लाइनों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ज्वाइन भी कर देते हैं, लीजिए मेरे दोस्त, ज्वाइन भी कर दिए। अब ये कह रहा है कि
इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट ड्रॉप करते हैं, तो मान लीजिए बेटा मैं यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट बनाता हूं, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q, दिस इज द पॉइंट R। तो अब ये कहता है कि ये हमारा m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज अगर ये 2 डायमेंशन में है तो x1 y1 लिखा रहेगा, और 3 डायमेंशन में है तो x1 y1, ठीक है, और Q में है तो x2 y2 हो जाएगा, और उसके बाद 3 डायमेंशन में है तो x2 y2 z2 भी हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूले को याद करना तो सर टेढ़ा काम है, याद कहां तक करोगे बेटा? तो मेरे साथ साथ फॉर्मूले को बनते हुए देखो। हमें क्या करना है सर? ये वाला रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें ये वाला रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर जो r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे दोस्त, देखना मैं कितनी खूबसूरती से लिखने वाला हूं कि सर m को x2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हाँ m को x2 से मल्टीप्लाई करना है, n को बेटा x1 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस n x1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बेटा m और n को जोड़कर डिवाइड कर देना। तो यहां पर अगला कोऑर्डिनेट सर m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई m प्लस n कर देंगे, तो ये सर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में अब मान लीजिए मैं यहां पर वैल्यूज अगर लगाता हूं, ठीक है, अब मैं वैल्यूज लगा रहा हूं यहां पे, सो दैट हम लोग इसे अप्लाई कर सके इस फॉर्मूले को, और मैं बिना फॉर्मूले के आप लोगों को बताऊंगा बेटा, बिना फॉर्मूले के आप लोग देखो कैसे करोगे। यहां पर ये m रेशियो में मिटा देता हूं, यहां पर ये n रेशियो मिटा देता हूं, ठीक है जी, ठीक है सर। मैंने कहा कि यहां पर 2:3 बन रहा है, यहां पर पॉइंट बेटा 7,2 दे दिया, यहां पर पॉइंट बेटा 1,3 दे दिया, चलो सर। अब अगर ये कहता है सर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होता है सर, 3 7 जा 21 होता है सर, टेबल हमें आते हैं, आप आगे चलो, तो नीचे 2 + 3 कर दिए। फिर हम करेंगे सर 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + 3 आ जाएगा। तो मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 23/5, 12/5, और टड़ा बोल के आगे चल जाना बेटा, है ना? अप्लाई हो गया सर, ये तो बहुत मजा आया ना? तो इसी तरीके से हम लोग एक्सटर्नल वाले में आ जाते हैं। सर ये इंटरनल फॉर्मूला था, ये कौन सा था? इंटरनल क्यों था? क्योंकि ये जो पॉइंट है बेटा जिसके बारे में हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट पॉइंट इज बिटवीन P एंड Q, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में था, तो इंटरनली ये इसको रेशियो बना रहा है। एक केस होता है सर एक्सटर्नली में क्या होता है सर? एक्सटर्नली में ऐसा होता है कि सपोज मैंने एक पॉइंट यहां बना लिया, एक पॉइंट यहां बना लिया, मैंने कहा ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, दिस इज x1 एंड y1 हो जाएगा, दिस इज x2 एंड y2 हो जाएगा। हमने कहा कि सर P और Q को ज्वाइन किए तो ऐसी एक लाइन बनेगी, लेकिन अगर मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया मेरे दोस्त, आगे एक्सटेंड किया तो ये मान लो ऐसा कोई पॉइंट बन गया। मैंने कहा कि सर ये पॉइंट जो है ये R पॉइंट हो जाएगा। नाउ दिस पॉइंट विल बी द R जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये एक्सटर्नल हो गया ना, बाहर हो गया, उस लाइन के बीच में नहीं है। नाउ ये या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल पॉइंट फॉर द लाइन, और उस हिसाब से हम लोग एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले से बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये कह रहा है कि रेशियो को समझिए बेटा, रेशियो इस बार कैसे यहां पर काम कर रही है। रेशियो कह रहे हैं कि सर इस बार P से लेके R तक का जो डिस्टेंस है और Q से लेके R तक का जो डिस्टेंस है, ये रेशियो हम लोगों को बेटा कितना दिया है? सपोज कीजिए 2:1 दिया है। कितना दिया है? 2:1। या फिर हम लोगों को क्या दिया है दोस्त? या फिर हम लोगों को ऐसे करके m:n दिया है ना? m:n दिया है। उस केस में हमारे R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सर उस केस में भी R के कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही रहेंगे कि ये जो m है, इधर वाला रेशियो बेटा इस वाले पॉइंट के पास जाएगा, और इधर वाला रेशियो बच्चे इस वाले पॉइंट के पास जाएगा। ये केस थोड़ा सा आपको डायग्राम जो टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा होगा, लेकिन केस वही है कि सर m वाला पॉइंट जो m वाला रेशियो है वो इस तरफ जाएगा और n वाला रेशियो इस तरफ जाएगा। सेम जैसा इसमें हो रहा था, हमें बीच वाला पॉइंट या फिर जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा, जो रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है। तो सर पॉइंट क्या हो जाएगा इस बार mx2 हो जाएगा और nx1 हो जाएगा। बट डिफरेंस क्या करना बेटा? इस बार प्लस नहीं माइनस कर देना, और यहां पर भी m-n कर देना। सो इस केस में बेटा my2 हो जाएगा और ny1 हो जाएगा, माइनस करके बेटा m-n कर दोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। ओके सर, एक्सटर्नल भी समझ में आया? तो वैल्यू रख के बताइए ना, वैल्यू रख के बताते हैं मेरे दोस्त, वैल्यू रख के बताएंगे अब तो।
मिटा दो सर, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, सब मिटा दो, फॉर्मूले सब लिखे हुए है ना सर, फॉर्मूले सब लिखे हैं। या मान लीजिए बेटा 2,3 दे दिए, यहां हम लोगों ने 3,4 दे दिए, यहां पर हमें अब बताना है, और रेशियो मैंने दे दिया बेटा 2:1 रेशियो दे दिया है ना, 2:1 का रेशियो दे दिया। नाउ विल से दैट कि सर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 बेटा 2 हो जाएगा, तो इन दोनों का माइनस बेटा अपॉन में 2 - 1 कर देना। फिर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, यानी 8 -3 अपॉन में 2 - 1 हो जाएगा। तो सर इस बार मेरा आर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, कॉमा कितना बन जाएगा बेटा 5 बन जाएगा, है ना। आ गया सर, मजा आया। तो इस तरीके से अगर आप बेटा लगाना समझ गए हो तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा आप लोग प्रोफेशनली इन फॉर्मूलों को यूज कर रहे होंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टाइम कम लगेगा। याद तो बेटा सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको कितना अच्छे से आप यूज कर रहे हो, कितना अच्छे से उसको चला पा रहे हो, तो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन है। चलें फिर, चलो सर, सेक्शन फॉर्मूला आपने बता दिया। सेम चीज बेटा आप 3 डायमेंशन स्पेस के लिए कर सकते हो, तो फॉर्मूला वगैरह कर लेने का, ठीक है। चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा मिड पॉइंट फार्मूला। देखो मिड पॉइंट फार्मूला सेम केस को ना जब हम लोग मिड पॉइंट पे ले आते हैं, अब इसमें कोई एक्सटर्नल फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि मिड पॉइंट बेटा हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में ही होता है। बस इसमें सर्टेन कंडीशन ये रहती है कि पिछले केस में रेशियो कुछ भी हो सकता था, और इस वाले केस में हमारे पास रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, एंड दैट इज 1:1 रहेगा। अच्छा एक चीज और जो भाई मुझे आपको बतानी चाहिए, कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, ठीक है, उनको मैं बता देता हूं कि अगर सपोज कीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसने दे दिया कि 2:3, कैसे दे दिया दोस्त, ऐसे दे दिया 2:3 इंटरनली लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरनली लिखा हुआ ऐसे। चलिए, और इस कंडीशन में क्या लिखा होगा, आपको ऐसे लिखा होगा कि 2:1 एक्सटर्नली लिखा होगा, है ना, ऐसे लिखा होगा। तो इस केस में हमारा k की वैल्यू क्या होती है दोस्त, k की वैल्यू होती है 2/3। सर ये k क्या होता है, जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या होती है 2/3, सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि 2:3 यानी 2/3, k रेशियो हमारा 2:3 होता है। और यहां पर k की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहां पर k की वैल्यू -2/1 होती है। तो ये बात याद रखें कि सर एक्सटर्नली हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में जब दिखाते हैं तो एक्सटर्नल का केस जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो ये बात अपने अच्छे से दिमाग में रखें, ठीक है सर। ये चीज नोट डाउन कर लेंगे, एक्स्ट्रा चीज थी, टिप थी बेटा, ये छोटी सी टिप, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है और बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा, बिल्कुल मालूम होगा। तो अब देखो मिड पॉइंट फार्मूला हमसे क्या कह रहा है, मिड पॉइंट फार्मूला कह रहा है कि सर अगर मैंने वो जो 2 पॉइंट्स बनाए थे, प्लेन में ले लो या फिर स्पेस में ले लो, वो जो 2 पॉइंट्स मैंने बनाए थे उनके बीच का पॉइंट चाहिए मुझे, बिल्कुल बीच का चाहिए, हाँ बिल्कुल बीच का। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों तरफ बराबर होगा, तो ये और ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, इक्वल है, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास x1 y1 है दोस्त, यहां पर x2 y2 है। खुद थोड़ी सी मेहनत करो और इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई, इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई बाई 2 करके देखो, आपके पास बच्चा यही फॉर्मूला बन रहा होगा, है ना। ठीक है भाई, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना। और भी आसान है कि x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, z1 + z2 / 2। ठीक है, चलो आगे चलो। अब हम आ जाते हैं दोस्त यहां पर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रॉन। बेटा अब आपको फॉर्मूले का थोड़ा सा बाल्टी भरता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहां पर हमारे पास ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है उसका फॉर्मूला देखो, याद कर लो, बहुत आसान है। कैसे, तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देना और डिवाइड बाई 3 कर देना, तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देना और डिवाइड बाई 3 कर देना। यहां नीचे किसका फॉर्मूला है बेटा, नीचे है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन बेटा देखो ऐसा है कि आप लोग मुझे नहीं मालूम मैं कितना सही जानता हूं, लेकिन चलो फिर भी बताते हैं, है ना, फिर भी बताते। बेटा देखो आपके पास CH4 का मॉलिक्यूल होता है जिसमें C ऐसे होता है, और आपके पास 4 हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे बेटा, एक हाइड्रोजन आपका ऐसे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आपका ऐसे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन आपका ऐसे पीछे करके जुड़ता है ना, ऐसे करके, और फिर इसके ऊपर ऐसे करके एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाता है। तो इससे जो एक फिगर बनती है आप इसे बोलते हो ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो वही चीज हम लोग क्या करते हैं सर, वही चीज हम लोग कहते हैं कि सर एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है सर, ये
एक ऐसा बेस में ट्राइंगल है तो एक पीछे हो जाएगा। तो नाउ दिस इज अ फिगर ऑफ टेट्राहेड्रॉन जिसमें 4 ट्राइंगल्स होते हैं, आप इन्हें 4 ट्राइंगल्स की तरफ छू सकते हैं। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसका सेंट्रॉइड हम लोग कहते हैं बेटा जी, ठीक है, जी कहते हैं इसे। ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हम लोग बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, और ट्रायंगुलर पिरामिड, प्रिज्म नहीं सॉरी, ट्रायंगुलर पिरामिड विच इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन। अब इस टेट्राहेड्रॉन का जी अगर मुझे चाहिए, यानी इसका जो सेंट्रॉइड चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, दिमाग थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो आप कहोगे कि सर इसमें हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, x1 y1, x2 y2, ठीक है, x3 y3, ओके, और x4 y4 होगा। 4 हमारे पास वर्टिसेस हैं बेटा इस टेट्राहेड्रॉन के। तो 4 वर्टिसेस तो ये जी कैसे मिलेगा सर? ये जी और आसानी से मिल जाएगा। हम लोग कहेंगे कि सर हमें क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को जोड़कर डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 को जोड़कर क्या करना है दोस्त? जोड़कर डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, यानी एक हिसाब से अरिथमेटिक मीन निकाल कर दे देना है सभी पॉइंट्स का, चाहे वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हो, चाहे वो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो। ठीक है सर, ये भी फॉर्मूले हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए। आगे चलिए, आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास आ जाते हैं ट्राइंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस यानी माध्यिकाएं, है ना। तो जो एक ऐसा पॉइंट, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्या यहां लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा तो है। तो सेंट्रॉइड के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो भाई ऐसा नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ध्यान से देखें मेरे दोस्त कि सेंट्रॉइड के बारे में हमें क्या जानना है। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ले लेंगे सर। अब इन सभी ट्राइंगल के साइड्स का मिड पॉइंट पकड़ लो मेरे दोस्त। ये मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस केस में अगर आप यहां से एक मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हो तो दिस इज कॉल्ड मीडियन। यहां से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हो तो दिस इज कॉल्ड अ मीडियन, और यहां से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हो तो दिस इज कॉल्ड अ मीडियन। तो ये हमेशा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बेटा हम लोग सेंट्रॉइड जी कहते हैं। ठीक है, जी लेटर क्यों है बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं ट्राइंगल का, इसीलिए जी लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया सर। मीडियन क्या होते हैं? मीडियन वो चीज होती है जो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। लंबवत और विभाज्य, कुछ होता होगा ना हिंदी में, है ना, कुछ तो होता होगा, मेरे को नहीं मालूम। चलो इधर देखो, यहां पे हमने कहा कि सर ये ट्राइंगल का ये वाली साइड को ध्यान दो, दे दिए सर। इस वाली साइड को जब ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि इस वाली लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया। कौन सी लाइन से? ये वाली लाइन से 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 90 डिग्री में बांटा गया है। तो एक तो हो गया सर लंबवत और एक हो गया विभाजन, द्विविभाजन, है ना। 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया। सो दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते हैं उन सबका जो इंटरसेक्शन हम लोग देखेंगे दोस्त, वो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? वो इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा क्या? ऑर्थो सेंटर नहीं, सरकम सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर हो जाएगा। अब सरकम सेंटर को हम लोग किससे दिखाएंगे बेटा? हम लोग दिखाएंगे एस लेटर से। किससे? एस लेटर से। सरकम सेंटर की खास बात क्या होती है कि अगर मैं इस पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा दोस्त, कुछ मैं कमाल की चीज बताने वाला हूं, ये स्किप मत करना। यहां से लेके अगर मैंने इस वर्टेक्स को जोड़ दिया, यहां से लेके मैंने इस वर्टेक्स को जोड़ दिया और यहां से लेके मैंने इस वर्टेक्स को जोड़ दिया, तो मुझे ये पता चलेगा, जब मैं ये सारा खेल खेल रहा हूंगा तो हमें ये पता चलेगा कि सर ये तीनों लेंथ जो होंगी वो बराबर होंगी। क्या होंगी? ये तीनों लेंथ हमारी बराबर होंगी। और यहां से अगर हम लोग कोई सर्कल बनाना चाहें, कोशिश करता हूं बेटा बनाने की, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। कोशिश जारी है सर, अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। यस, तो ये देखो आपके पास यहां पर, ये देखो एक सर्कल आपका बन रहा है। इस सर्कल का सेंटर कहां हो जाएगा दोस्त? ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा सरकम सेंटर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल और इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर हो जाएगा। तो हमें एक बात समझ में आती है कि सर ये डिस्टेंस इक्वल क्यों हो जाएंगे? सर ये डिस्टेंस इक्वल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये सरकम सर्कल के क्या है सर? रेडियस है। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस।
तो जब हमें ढूंढना होता है कि सर हमें सरकम सेंटर कैसे मिलेगा, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये एस, मान लो ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, तो वी कैन से दैट कि सर एस ए बराबर एस बी बराबर एस सी होगा। मैं इस चीज को यूज करके एस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लूंगा, तो दैट विल बी मच इजियर टास्क। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन अगर सवाल आता है तो अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कैसे करना है। लेकिन अभी तक के लिए बात समझ में आई कि हम लोग ये ऐसे बराबर एस बी बराबर एस सी क्यों लिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? डन है भाई? चलो भाई, बिल्कुल भाई। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, अब एक नई चीज आई बेटा, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर क्या कहता है बेटा, इसे हम लोग आई लेटर से डिनोट करेंगे, दिस इज द इन सेंटर। ये क्या होता है सर? ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है। यानी जैसे अगर मैं ये एंगल देख रहा हूं, ठीक है, मान लो कि ये कितने का है बेटा, ये 30 डिग्री का है। कितने एंगल का है? 30 का है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस लाइन है ना, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो, इस लाइन ने इसे 15 और 15 में बांट दिया बेटा, बराबर बराबर एंगल्स में बांट दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जो आंतरिक कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता हो। तो अब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि सर जितने भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो जहां पर कट करते हैं, वो हमारे पास क्या है सर, इंसेंटर कहलाता है। ठीक है दोस्त, अब ये इंसेंटर कैसे मिलेगा, थोड़ा लंबा ताजा खाते पीते घर का फॉर्मूला है दोस्त, तो कोशिश करना कि याद कर लो। मैं याद करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है। तो मुश्किल सवाल के अंदर अगर हम गिनेंगे, कैलकुलेटिव सवाल के अंदर गिनेंगे, तो ये कहता है कि सपोज करो इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल याद है, जहां पे साइन लॉ को साइन लॉ कर करके पढ़ा था। तो उसमें हमने कहा था कि सर ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग ए बोलेंगे। सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे दोस्त, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम लोग सी बोलेंगे। इसको हम लोग बी बोल देंगे, है ना। तो यहां तक सर समझ में आया। तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए बी सी की वैल्यू ढूंढने के लिए, ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ढूंढेंगे तभी तो सी की वैल्यू आएगी ना, और बी से सी तक का ढूंढेंगे ए आएगा, ए से सी तक का ढूंढेंगे बी आएगा। ठीक है सर। उसके बाद ये कह रहा है कि ए को x1 से मल्टीप्लाई करो, बी को x2 से करो, सी को x3 से करो, और नीचे बेटा a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो। यहां a को y1 से करो, b को y2 से करो, c को y3 से करो, और a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो। यहां पर हमारा इस तरीके से इन सेंटर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बेटा यहां पर जो इन सेंटर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक इन सर्कल का, सर्कल बनाना है दोस्त, क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। वो एक इन सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिट करने की कोशिश करूं, फिट अभी हो नहीं रहा है, यानी कि मुझे थोड़ा और बड़ा करना है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सर्कल यहाँ पर बन रहा होगा, जो कि इसको ऐसे टच कर रहा है। और इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा दोस्त, इसका सेंटर हो जाएगा आप लोगों के पास यहां पर, ये रहा आपका सेंटर। तो दिस इज द इन सर्कल, और इसका सेंटर कहां हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये वाली लाइन यहां से सेंटर से, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तभी ये इस पे बराबर ऐसे करके गिरेगा जो रेडियस होगा। तो ये परपेंडिकुलर तो सर हमें बाद में मिलेंगे ना, जब हमें सेंटर मिल जाएगा, मैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो इन लाइंस को भूल जाओ कि सर इसमें हमने सरकम सेंटर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया। उठते हैं सवाल भाई, उठते हैं। लेकिन हम कहेंगे सर जब हमारे पास एक रास्ता है तो हम उस रास्ते को ढूंढे, क्योंकि ये एबीसी को ढूंढने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यकीन माने डिस्टेंस फॉर्मूले को और कितनी तेज लगवाओगे यार, और तेज लगाओ, है ना, उससे भी तेज लगाओ। चलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में मुझे हार्डली 30 सेकंड लगेंगे इन तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में। देन डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप अगर प्रैक्टिस हैं तो इस फॉर्मूले को लगाकर आप इन सेंटर को ढूंढ सकते हैं। ढूंढ लेंगे दोस्त, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। और फिर उसके बाद एक्स सेंटर्स, बेटा एक्स सेंटर्स जो है ये इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया है अभी तक। और क्या पूछा गया, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया है। और वो भी क्या पूछा था कि सर एक्स सेंटर ऑफ ए क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ ए यानी कि एक्स सेंटर विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होता है, ये फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो ये तीनों ऑप्शन में थे, एक नन ऑफ दीज में था, तो ये वाला टिक लगाना था या करके कुछ ऐसा ही था, फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो इसमें सर और 3 फॉर्मूले आपने जोड़ दिए।
बेटा देखो एक्स सेंटर अगर ए के हिसाब से ढूंढ रहे हो मेरे दोस्त, एक्स सेंटर अगर ए के हिसाब से ढूंढ रहे हो तो देखो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था सर, इन सेंटर का फॉर्मूला था a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी था। सर ये तो याद कर लिया था, ठीक है। अब देखो बच्चा, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप इन सेंटर एक्स सेंटर ढूंढ रहे हो ए के रेस्पेक्ट में, तो आपने ए एक्स वन को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। जब आप बी के रेस्पेक्ट में, देखो यहां पर कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ है कि ये बी लिखा होना चाहिए और ये सी लिखा होना चाहिए, है ना, ठीक है। मैं इसे अच्छे से इरेज करके लिखूंगा अब तो, यहां पर बी और यहां पर सी होना चाहिए, यहां पर बी होना चाहिए और यहां पर सी होना चाहिए। अब चलते हैं, तो अगर मुझे बी के रेस्पेक्ट में एक्स सेंटर ढूंढना है तो मैंने क्या किया बेटा, बी वाले कोऑर्डिनेट को मैंने देखो नेगेटिव कर दिया, मैंने यहां पर ए को नेगेटिव किया तो यहां पर मैंने बी को नेगेटिव कर दिया, देखो बी को नेगेटिव कर दिया। जब मुझे सी के रेस्पेक्ट में चाहिए था तो सी के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो गया सर, सी के रेस्पेक्ट में हमने सी वाले को नेगेटिव कर दिया, सी वाले को नेगेटिव कर दिया। सेम पैटर्न बेटा आप लोगों को वाई एक्सिस पे भी देखने को मिल जाएगा, है ना, फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलो पॉकेट में रख लो फटाफट से, फटाफट से पॉकेट में रख लो, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, ऑर्थो सेंटर, ये तो भाई साहब पूछो ही मत, ऑर्थो सेंटर इतना भयानक फॉर्मूला, इसमें तो एंगल्स को भी बुलाना पड़ता है। तो ऑर्थो सेंटर समझ लो बेटा, सवाल आपके ऊपर ऑर्थो सेंटर का डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया तो बेटा हमें थोड़ा सा ना स्ट्रेट लाइंस के पास जाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइंस में हम लोग दो पॉइंट से एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, फिर दो अलग पॉइंट से हम लोग एक और इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, उनसे दो परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं दोस्त, लाइंस बनाते हैं और उनका इंटरसेक्शन हम लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा सा काम वाला अच्छा काम होता है और टाइम भी लगता है, तो बेटा मुश्किल ही है। और अगर एक क्वेश्चन हम लोग वहां पे जब स्ट्रेट लाइंस कर रहे होंगे तो शायद से हम लोग वहां पे भी एक बार ऑर्थो सेंटर का एक सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। चलो, तो ऑर्थो सेंटर सर निकालने का फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो आप इसे इग्नोर कर दो, लेकिन ऑर्थो सेंटर होता क्या है सर, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं बेटा, सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये वाली लाइन जो है बेटा, ये वाली लाइन इस पर सिर्फ परपेंडिकुलर है, ये इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट रही है, सो ओनली परपेंडिकुलर, ओनली लंबवत, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला सर लंबा है, बाकी लिख के रख लो, क्या पता फॉर्मूला अगली बार पूछ ले, तब पता होगा तो लगाने की जरूरत नहीं होगी, एटलीस्ट पहचान तो लोगे कि सर आंसर ये है ना। चलें आगे देख लो बेटा, ऑर्थो सेंटर से सवाल कहां पर आते हैं बेटा, ऑर्थो सेंटर से सवाल आते हैं ऑयलर लाइन में। ऑयलर लाइन क्या होता है दोस्त, ये ज्योमेट्री के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन होती है ऑयलर लाइन, जिसमें हमें कहा जाता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिनमें हमारा कौन कौन आ जाता है दोस्त, सरकम सेंटर आ जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, सेंट्रॉइड आ जाता है जिसे हम लोग जी बोलते हैं, और ऑर्थो सेंटर से जो सर अभी निकालने में हमें थोड़ी हवा टाइट हो रही थी तो उसे हम लोग ओ बोल देते हैं। तो ये कहता है कि सर सरकम सेंटर इधर आएगा, सेंट्रॉइड इधर आएगा और ऑर्थो सेंटर इधर आ जाएगा, है ना। सरकम सेंटर इधर आ जाएगा, सरकम सेंटर जो कि परपेंडिकुलर्स का बेटा इंटरसेक्शन होता है, सेंट्रॉइड जो बेटा मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, और ऑर्थो सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीडियन होता है बेटा, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है। ये मैंने थोड़ा सा गलत बनाया शायद, ये ऐसे बनना चाहिए, है ना, ऐसे बनना चाहिए। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट जो होंगे वो सर ऑयलर लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसे आप ऐसे ही याद करो कि सर ये इतने इतने डिस्टेंस पे, सर कितने कितने डिस्टेंस पे, ये बेटा रेशियो बनाता है। ये कहता है कि O से लेके G तक का जो डिस्टेंस होगा वो G से लेके S तक के डिस्टेंस में 1:2, इधर से पढ़ोगे तो बेटा 2:1, इधर से पढ़ोगे तो 2:1, इधर से पढ़ोगे तो 1:2 हो जाएगा। तो अब आपको ये याद रखना है कि सर ऑर्थो सेंटर जो है वो हमारा सेंट्रॉइड के पास होता है, सरकम सेंटर थोड़ा सा दूर होता है, कितना, 2 गुना दूर होता है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं आपको दे देता हूं बेटा 5, तो आप यहां से बोलोगे सर इसका डिस्टेंस हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं दोस्त, इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम किसे बुलाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, रेशियो लग रहा है, वो भी इंटरनल वाला, वो भी इंटरनल वाला लग रहा है ना, तो ये याद रखेंगे सर। चलो ऑयलर लाइन क्लियर हो गया, दिस इज द ऑयलर लाइन, ये जो लाइन जिसके ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, दिस इज द ऑयलर लाइन। चले चलो 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 आगे आगे बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल।
देखो दोस्त, देखो ये चीज मैं आपको बहुत खूबसूरती से यहाँ पर समझाता हूँ बेटा। देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, आप लोगों को क्लास 10th में एक लंबा सा फॉर्मूला लिखवाया गया होगा जो आपको याद करने में बड़ी परेशानी होती है ना। तो आपको तभी हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से प्रेफर करते हैं कि डिटर्मिनेंट सभी बच्चों को निकालना आता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को लगाकर दिखा देता हूँ ये पूरा फॉर्मूला। मान लीजिए एक पी पॉइंट है हमारे पास 1,2, ठीक है। क्यू पॉइंट जो है वो हमारे पास है 3,4 और आर पॉइंट जो है वो है हमारे पास 4,5। सपोज ऐसा कोई पॉइंट है। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास जो एरिया होना चाहिए ना, वो एरिया कितना होना चाहिए 1/2। ये दोनों पॉइंट 1,2 लिख देना, ये दोनों पॉइंट 3,4 लिख देना और ये दोनों पॉइंट 4,5 लिख देना और बेटा यहां पर 1,1,1 लिख देना, ठीक है। और अब हमारे पास डिटर्मिनेंट निकाल दो। बेटा मेरा डिटर्मिनेंट निकालने का मन कहां से कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे करूं तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो जब आप इससे करोगे तो आप कहोगे सर 15 माइनस 16, 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 सर माइनस के 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये जानते हो ना, जानते हैं सर। फिर उसके बाद 5 माइनस 8 सर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये सर माइनस के 2 हो जाएगा। तब आप कहोगे कि सर ये पॉइंट कैसे हो गया, सर ये 0 आ गया, इसका एरिया क्या आ गया दोस्त, इसका एरिया 0 आ गया। सर एरिया 0 आ गया मतलब क्या होता है, एरिया 0 आ गया मतलब क्या होता है बेटा, एरिया 0 आने का मतलब ये होता है कि जो तीनों पॉइंट थे ना वो बेटा एक ही खानदान के थे। एक खानदान, पॉइंट खानदान के भी होते हैं। खानदान का मतलब ये हुआ कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर यानी दो से ज्यादा पॉइंट जब एक लाइन पर लाई करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर सकता हूं दोस्त, इन तीनों पॉइंट्स को एक लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो ये कि y बराबर जो है वो x+1 है। y बराबर x+1 लाइन के ऊपर देखो बेटा ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे होंगे, जैसे कि 1,2, 1,2, 3,4 और 4,5 आ गया दोस्त, है ना। सर एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे ना, ये इसी इक्वेशन को वेरीफाई भी कर रहे हैं, मस्त, एकदम मस्त। तो हमें ये समझ में आया कि सर अगर कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो सर आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा ऐसा कभी कभी होता है कि आप लोगों को ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हो तो इट इज नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमने किसी रो को ऊपर किसी रो को नीचे नीचे कर दिया है, तो वो हमें नहीं पता था कि सही ऑर्डर में कौन सा ओरिएंटेशन लगाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो हम लोग ये कहते हैं कि सर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसे हम नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, अदिश है ना। ये कैसा है बेटा, अदिश है, और अदिश को कभी भी हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी वजह से किसी क्वेश्चन में एरिया निकालते हुए नेगेटिव आ जाए तो बेटा आप उसे क्या करना, पॉजिटिव में आंसर ले लेना उसको, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव एज इट इज द स्केलर क्वांटिटी। बात ठीक है दोस्त, ठीक सर। तो अब हमने कहा कि नेगेटिव आया तो सर पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव आया तो आया ही पॉजिटिव, ठीक है, आया ही पॉजिटिव। और सर यहां पर अगर हम लोगों ने ध्यान दिया, मैंने एरिया में शायद अभी तक ये नहीं लिखा ना कि इसमें 1/2 भी है, तो इसका 1/2 नहीं लिखा दोस्त मैंने, चलो अभी लिख दिया ना, हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और सर 0 आया तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिनियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका डिटर्मिनेंट इस ये वाला डिटर्मिनेंट यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 हो जाएगा। और बेटा इसके अंदर हम लोग आते हैं एक थोड़ा खूबसूरत चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज ए बराबर क्वाड्रिलेटरल के लिए एक छोटा फॉर्मूला। बेटा ये कहां से आया है, ये सर वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आया दोस्त। कहां से आया, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आया है। वेक्टर्स तो सर पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं, जिनको पहले से आता है वो थोड़ा सा देख लो कि अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास कोनो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के केस में तो हम लोग ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान से देखना दोस्त। हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट में, नहीं इसको वेक्टर के कॉन्सेप्ट में मत ले जाओ, ये डायरेक्ट रिजल्टेड फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ये क्या है दोस्त, ये पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है दोस्त, ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल ना है, ना है बबुआ, ना है, ये पैरेललोग्राम है।
क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग बेसिकली कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग उसका क्या करते हैं सर, दो पार्ट्स में हम लोग उस ट्राइंगल को बना लेते हैं। तो यहां से ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया निकाल लोगे, यहां से ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया निकाल लोगे, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, है ना। लेकिन सर अगर पैरेललोग्राम है तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग पर क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं, समांतर चतुर्भुज अगर ले रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर ये हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने ए को क्या किया, सी से ड्रॉ किया, और बी को हम लोगों ने क्या किया, डी से ड्रॉ किया। तो ए सी वेक्टर हमारा हो जाएगा दोस्त x2 माइनस x4 कॉमा y2 माइनस y4, 2 डायमेंशन में नहीं, ये हो जाएगा x1 x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 हो जाएगा। और हमारे पास CD वेक्टर जो होगा, CD वेक्टर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा x4 माइनस x2 कॉमा y4 माइनस y2। ठीक है, अब सर हमें मालूम है कि इसका एरिया कैसे निकलता है, सर इसका एरिया निकलता है इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर देने से। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ AC वेक्टर और BD वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा दोस्त, हाफ हो जाएगा। तो यहां से ये पूरा का पूरा अपना फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, बट जरूरी नहीं है, मैंने थोड़ा सा वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ हम लोग पढ़ेंगे, इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाया जा रहा है। ठीक है, चलो सर फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर देख लिया, लिख लिया। अब हम लोग कहां चले, अब हम लोग चले घूमने। कहां जाओगे यार घूमने, पेपर दे लो पहले, फिर उसके बाद चलेंगे एक साथ घूमने। कहां चले, चलो सजेशन देना कहां जाना है ना, चले फिर। चलो भाई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्त। If the centroid of a triangle formed by 7x, y minus x, 9, 10 is 6, 3, then the values of x and y respectively। बेटा देखो, जितने महंगे सवाल मुझे मिले ना प्रीवियस ईयर में, मैंने सब उठा लिए। जितने महंगे सवाल मिले, सस्ते भी उठाए, ठीक है, थोड़े सस्ते भी उठाए लेकिन महंगे भी उठाए। तो ये थोड़ा सस्ते कैटेगरी का सवाल है। बेटा देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जो सेंट्रॉइड 6, 3 है उसको अगर हम लोग सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से निकालें तो वो क्या हो जाएगा सर, 7 प्लस वाई प्लस 9 अपॉन में 3 हो जाएगा, और x माइनस 6 प्लस 10 अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके सर, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तब मैं कहूंगा कि सर इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर हमारे पास 9 और 7 कितना हो जाएगा सर, 7 9 16 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर ये 6 मल्टीप्लाई 3 बराबर 16 प्लस वाई हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, वाई की वैल्यू सर 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसने कहा x एंड y बोला है, तो बेटा देखो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं समझ में आया, तो बेटा देखो ये वाला पार्ट को दोबारा देखो कि अगर ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा है, तो ये भी मेरा एब्सिसा है। ये मेरा ऑर्डिनेट है तो ये भी बेटा मेरा ऑर्डिनेट है। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैं कहूंगा सर 6 जो है वो 7 प्लस 9 यानी 16 प्लस वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और यहां से हमारा 3 जो होगा बेटा वो बन जाएगा x प्लस 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सर y की वैल्यू 18 माइनस 16 हमारे पास 2 आ जाती है, 3 या 9 माइनस 4 x की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 आ जाती है। सो दिस इज x की वैल्यू एंड दिस इज y की वैल्यू। मजा आया? आया सर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 3 consecutive vertices of a parallelogram इतना इतना इतना, then what are the coordinates of the fourth vertex? हलवा सवाल है यार, एकदम हलवा सर, एकदम हलवा। देखो मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब इस पैरेललोग्राम के मैंने एक पॉइंट आपको दे दिया -2, -1, एक दे दिया बेटा 1, 0, एक दे दिया बच्चा 4, 3 दे दिया। ऑर्डर में दिया है, कहीं ये मत लगा देना, है ना, कहीं दिमाग लगाओ बहुत सारा कि यहां से सीधा इस वाले कोऑर्डिनेट को लिख दो कि सर ये भी तो हो सकता था। अरे ऑर्डर में बोला, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में होता है हमेशा। फिर वो बोलता है कि सर अगर ले लिए तो चौथा वर्टेक्स बताइए। सर चौथा वर्टेक्स यानी x, y। अब कुछ बच्चों के दिमाग चल रहा होगा कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे क्या? लगा दो यार, बिल्कुल लगा दो, गलती से भी मत लगाना। इधर देखो,
हमने कहा सर अगर मैंने इसका डायगोनल बना दिया, मैंने इसका भी डायगोनल बना दिया, तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है सर कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये बराबर बराबर डिस्टेंस में होंगे। यानी अगर मैंने इस पॉइंट को m नाम दे दिया तो m इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, m इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा ना सर। हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? हम मिड पॉइंट अगर इन दोनों पॉइंट्स का निकालते हैं -2 और -1, -2 -1 4 3 का, तो आप कहेंगे सर -2 + 4 अपॉन में 2 कॉमा -1 + 3 अपॉन में 2, ऐसे करके मिड पॉइंट निकालते हैं। हम ऐसे करके मिड पॉइंट निकालें तो आप कहोगे सर x + 1 अपॉन में 2 हो जाएगा और 0 + y अपॉन में 2 हो जाएगा। तो वही सर एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर करो, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर करो, तो उस बेसिस पे हमारा आंसर क्या होगा सर? हम कहेंगे सर x + 1 अपॉन में 2 जो है 1 के बराबर है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ऑप्शन कट रहे हैं क्या भाई? देखो तीनों में है, ये तो खत्म हो गया। आगे चलते हैं सर, हमारे पास y अपॉन में 2 जो है वो आ जाता है 2 अपॉन में 2 1, यानी y की वैल्यू सर 2 आ गया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले को बड़े ही आराम से शांतिपूर्ण तरीके से लंबी सांस लेकर लगाओ और देखो ये क्वेश्चन उतने ही आराम से खत्म भी हो जाता है। डन है भाई? चलो सर आगे चलो, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज द पॉइंट। सर सेंट्रॉइड मांगा 3 डायमेंशन के अंदर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं जी कैसे निकाल दूंगा बेटा? 2 + 5 + 2 कॉमा इसको बाई 3 कर देंगे, फिर हमारे पास -3 और -3/3 कर देंगे। नेक्स्ट 3 - 4 और -2/3 कर देंगे। ओके जी, बिल्कुल जी, आगे चलें भाई। 5 और 4 9 थे, 9/3 बेटा 3 आ जाएगा, ये -9 ये -3 आ जाएगा, ये -6 3 यानी -1 आ जाएगा। सो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इन 3 डायमेंशन स्पेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है ना। मजा आ रहा है? आना भी चाहिए। बिल्कुल, चले फिर आगे। ये तो आसान सवाल था सर, इतना ही लिखना है दोस्त, फॉर्मूला लिखने मत बैठ जाना प्लीज। इतना ही लिखना है, फॉर्मूले लिख लिए, दिमाग में डाल लिए, अब उनको यूज करना है स्मार्टली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4 3 5 7 इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। बेटा पर्सनली बोलूं, ये मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि हाँ भैया, पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अच्छा सवाल पूछा जा रहा है इतने अच्छे लेवल पे, जहां पे बच्चे को कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है क्योंकि वो फॉर्मूले लिखता है। मैं देखो इसको आपको सिखाता हूं कि कैसे करने हुए तो आपको बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यहां पर ये कह रहा है कि सर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 4,3, एक पॉइंट है हमारे पास 5,7। इन दोनों को ज्वाइन कर दिए। सर यहां पर कोई पॉइंट होगा आर पॉइंट, ठीक है। ये कह रहा है कि सर ये रेशियो कितना है? 2:3 का रेशियो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट बच्चा यहां पर होगा, सपोज करो क्यू जो बाहर की तरफ होगा, ये कितना मेंटेन कर रहा है? सर ये भी 2:3 का रेशियो ही मेंटेन कर रहा है, यानी इस वाले पॉइंट से 2 का रेशियो, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से 3 का रेशियो मेंटेन कर रहा है। तो इतना घुचपिच नहीं करते, हमने कहा सर 2:3 लिखा है ना, इतना हमारे मन में संतुष्टि है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर इंटरनली जाएंगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। इंटरनली जाएंगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ऐसे करके, 2 5 जा 10 + 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय बेटा 2 + 3 5 आ जाएगा, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9 यानी कि 23 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं सर, एक बार प्लीज पूरा कर दो। लो 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 लो, फिर आ जाएगा 2 7 जा 14 + 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो दोस्त, कितना? ये हो जाएगा सर 22/5, ये हो जाएगा बेटा 23/5, है ना। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी? नहीं, बिल्कुल नहीं करी, ये 23/5 हो गया, ठीक है सर। अब अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट ढूंढना चाहता हूं बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, तो मैं काम तो यही करूंगा मेरे दोस्त, काम में यही करूंगा, यानी कि 2 × 5 10, 3 × 4 12, लेकिन इस बार मैं माइनस कर दूंगा इन रेशियोज को। क्या कर दूंगा सर? माइनस कर दूंगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट, कितना आ जाएगा दोस्त? 2 7 जा 14, 3 3 जा 9 और 2 - 3 कर देंगे तो क्यू पॉइंट हमारे पास कितना बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 14 में से 9 गए तो 5 -5 बन जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा सर हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए,
अब मुझे क्या करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए सर, इंटरनली और एक्सटर्नली वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। बेटा बताओ कितनी देर लगेगी आपको क्यू आर ढूंढने में। सर क्यू आर हम लोग ढूंढेंगे, चलो हमने कहा सर 22/5 माइनस 2 यानी 5 दूनी 10 कम करोगे तो बेटा 12/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तेज बनना है बेटा, तेज। सर 5 जब 25 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 23 बेटा 48/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तेज। सर इन दोनों के पास हमारे पास 12/5 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो यहां पर हमारे पास 1 का स्क्वायर बच जाएगा और यहां पर बेटा मेरे पास 12 4 जा 48 यानी 4 का स्क्वायर बच जाएगा। सो आंसर इज 12√17 डिवाइडेड बाई 5। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सभी को समझ में आता है दोस्त? ठीक है, देख के लग रहा होगा कि काफी कैलकुलेशन है, लेकिन इतना भी नहीं है सर, काम चला लेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस ही तो चाहिए, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए सर। आ गया बड़े आराम से, चलें फिर आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल हमारे पास क्या है, द पॉइंट्स ए बी 0 0 माइनस ए माइनस बी ए बी बी स्क्वायर। बेटा देखो मैं इस क्वेश्चन को देखकर मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया। मैंने कहा सर कोई तो एक ऐसी लाइन होगी जो ऐसे करके यूं करके पास हो रही होगी, जिसके एक कोऑर्डिनेट सर a कॉमा बी होंगे, एक कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे और एक कोऑर्डिनेट -a,-b होगा। ये 3 पॉइंट तो कोलिनियर है ना दोस्त, ये 3 पॉइंट क्या है सर, कोलिनियर है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। क्या है? कोलिनियर है कि नहीं? देखते ही पता लग रहा है कि सर ये एक ही लाइन के पॉइंट्स होंगे। कौन से लाइन के पॉइंट्स होंगे भाई, कौन से लाइन के पॉइंट्स होंगे? अगर मैं इसे लिखना चाहूं, मैं तुक्का लगा रहा हूं बेटा, अभी के लिए तुक्का लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये बेटा bx बराबर ay का पॉइंट है। bx बराबर ay का पॉइंट है सर, हाँ देख लो बेटा, bx बराबर ay लाइन होगी, ये उसका पॉइंट है। रखकर देखो बेटा, a रखोगे a भी हो जाएगा, b रखोगे b हो जाएगा, तो यानी सर ये वाली लाइन है। यहां रखोगे तो -ab, यहां रखोगे तो -ba। ये वाला पॉइंट रखकर दिखाओ सर, ये वाला ax bx बराबर ay में ये वाला पॉइंट रखकर दिखाओ। x की वैल्यू a b रखोगे तो बेटा ab स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू b स्क्वायर रखोगे तो बेटा ab स्क्वायर हो जाएगा। लो बच्चे, हमने कह दिया कि सर ये वाला पॉइंट जो है यानी ab कॉमा b स्क्वायर जो है वो भी सर इसी का एक पॉइंट है, वो भी इसी का एक पॉइंट है। यानी ये तीनों क्या है, कोलिनियर में है। पहले ही बात समझ में आ गई कि सर अगर ये 3 पॉइंट मैंने कोलिनियर चेक कर लिए, मैं चौथे को चेक ना भी करूं, मैं फोर्थ पॉइंट को चेक ना भी करूं, तो मैं कहूंगा सर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कोलिनियर हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूं कि मान लो यहां पर कोलिनियर नहीं होता तो हम लोग क्या करते। इसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा ना बचपन की क्लासेस में जाना पड़ेगा। कौन सी 55 की? नहीं, बचपन की क्लासेस में जाना पड़ेगा, जहां पर आपने 7वीं 8वीं क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह पढ़े होंगे ना। तो वो मैं थोड़े से फिर से बता देता हूं मेरे दोस्त, कुछ चीजें आप लोग ध्यान से लिख लो सो दैट कहीं परेशान ना हो जाओ एकदम से। बेटा ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज अ स्क्वायर सपोज करो, ठीक है, स्क्वायर ही होगा शायद से ये। अच्छा, और ये क्या है सर, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है सर, ओके। और क्या होता है? और बेटा हमारे पास एक रोम्बस होता है। रोम्बस सर ऐसे दिखता है यूं करके, है ना, स्क्वायर जैसा ही होता है लेकिन होता रोम्बस है। एक सर हम लोग बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया दोस्त, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज को समझना कि स्क्वायर के केस में सर ये चारों साइड हमारी इक्वल लेंथ की होती हैं, और सर और इसको पहचानने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल लेंथ के ही होने चाहिए। ये दोनों भी हमारे पास बराबर लेंथ के होते हैं बेटा, बराबर लेंथ के होते हैं ये सब, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है दोस्त, रेक्टेंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन ये जो डायगोनल्स होते हैं ये भी हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक। चलो, रोम्बस में क्या होते हैं बेटा, रोम्बस में अगर आप कहोगे तो सर ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। ये वाली साइड क्या होती हैं दोस्त, इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी होल्ड करती है जब हम डायगोनल्स बनाते हैं। एक डायगोनल कैसा होता है दोस्त, एक डायगोनल आपका लंबा होता है, एक डायगोनल आपका छोटा होता है, लेकिन इन दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री ही लग रहा होता है, और इन दोनों के बीच में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री ही लग रहा होता है। ये बात की बात है, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया कि सर स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है।
स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं और रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। सेम बेटा यहां पर देखोगे तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन हमारे जो डायगोनल की लेंथ होती है वो सर अनइक्वल होती है, एक छोटा होता है एक लंबा होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग मेजर डिफरेंस कर सकते हैं रेक्टेंगल यानी कि क्या कहते हैं रेक्टेंगल को, आयत। ठीक है, और वर्ग और समलंब त्रिभुज, चतुर्भुज, और क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ, समांतर चतुर्भुज। बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें सभी वर्टेक्स से हम लोग साइड्स निकालेंगे और उन साइड्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि कौन सा फिगर हमारा बन रहा होगा। डन है? चले भाई आगे चलते हैं। What is the ratio in which the point this divide the line joining this and this? इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करने वाला पॉइंट अगर ये है तो हमें रेशियो बताइए। देखिए बेटा क्वेश्चन आ गया जिसका हमें था इंतजार, वो क्वेश्चन आ गया है ना, वो आ गया सर। ये देखो ये एक लाइन हमें दिया हुआ है, इसके बीच में हमें एक पॉइंट दिया गया है और ये पॉइंट हमें दिया गया बेटा -2 दिस इज -2 एंड दिस पॉइंट इज 2 - 4। ओके सर 2 - 4। ये बीच वाला पॉइंट कौन है दोस्त? बीच वाला पॉइंट हमारे पास -2/7 एंड -20/7। ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे रेशियो नहीं मालूम है ना दोस्त, तो रेशियो नहीं मालूम है तो हम रेशियो ले लेते हैं K/1। हमेशा रेशियो क्या ले लेते हैं बेटा? K/1 ले लेते हैं। जब भी हमें रेशियो नहीं मालूम होता है तो इस कंडीशन में ये K हम लोग इस तरफ ले जाएंगे और 1 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, इंटरनल फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो हम कहेंगे कि सर ये जो पॉइंट R है, सपोज करो ये जो पॉइंट R है या C है, सर ये पॉइंट कौन सा है? ये C पॉइंट है। तो C पॉइंट हमारे पास -2/7 है, कॉमा -20/7 है। मैं रेशियो अगर लगाऊंगा तो C पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा सर? 2K मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई K+1 मिल जाएगा। सर -4K हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अपॉन में K+1 हो जाएगा। कंपेयर करना बेटा आप लोग जानते हो कि सर एब्सिसा को एब्सिसा के साथ ही कंपेयर करेंगे तो 2K -2 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू नहीं 2K -2 गलत लिखा, -2 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 2K -2 अपॉन में K+1 हो जाएगा। तो यहां आके -2K -2, यहां पर 14K -14 हो जाएगा। ओके सर कोई परेशानी नहीं। 2K इधर ले आएंगे तो बेटा 16K हो जाएगा, 14 इधर ले आएंगे तो बेटा 12 हो जाएगा, यानी K की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 16, यानी सर 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो रहा होगा वो रेशियो कितना रहा होगा? 3:4 रहा होगा, तभी 3/4 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? बढ़िया है ना, समझ में आ गया? एकदम क्लियर, एकदम चकाचक। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं इसी बात पे। देखो दोस्त यहाँ पे पूछ रहा था इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो सर हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, पूछ लिया तो भाई पूछ लिया। तो एक तो तरीका है कि आप इन कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से पहचान लो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, और नहीं पहचान पाए तो सर थोड़ा मेहनत लगेगा, क्या करें, लगाओ फिर। तो मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कि सर पहले ना आप AB ढूंढ लो, फिर BC ढूंढ लो, फिर AC ढूंढ लो। बेटा AB को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग C बोलते हैं, BC को बेटा हम लोग A बोलते हैं और AC को हम लोग B बोलते हैं। चाहे तो डायग्राम बनाकर देख लेना। सर इनकी वैल्यू कितनी आएगी? बेटा जब मैं AB ढूंढ रहा हूँ तो अंडर रूट में आएगा AB। सर 0 - 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 - √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा, तो यहां से आंसर आ जाएगा 2। ठीक है सर। BC ढूंढोगे तो 2 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाता है? सर 4 हो जाता है। ठीक है, और 0 - 0 का स्क्वायर सर 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और AC ढूंढूंगा तो 2 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 0 - √3 का स्क्वायर बेटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। यानी सर ये एक तरह का इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, तीनों साइड हमारे बराबर आ गए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल से मैं आपको कुछ कमाल की चीज बताता हूं बेटा, ये सीखने के लिए मैं इस क्वेश्चन में समय दे रहा हूं, सो दैट आप लोग अच्छे से सीख पाओ। इधर देखना बच्चे ध्यान से कि मैंने बनाया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हंसता खेलता। ठीक है, अब बच्चे आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि सर अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये वाली लाइन जो है, ये इस लाइन की कुछ खास बातें देखो। ये लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ करी, ये लाइन खासकर सर इसका मीडियन भी है। ठीक है सर, ऑल्टीट्यूड भी है, इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। क्यों? क्योंकि सर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये मीडियन भी है, ये और क्या है?
परपेंडिकुलर भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो हमें एक बात समझ में आती है कि सर अगर मैंने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां पर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो पॉइंट आएगा बेटा, ये पॉइंट हमारा अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड भी कहलाएगा। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बेटा इंसेंटर भी कहलाएगा। ठीक है, ये बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर भी कहलाएगा। ओके सर, ये सब एक जगह होगा और ये वाला पॉइंट बेटा सरकम सेंटर भी कहलाएगा। यानी सारे के सारे जो सेंटर वाले पॉइंट हैं ट्रायंगल के, वो सर सब यही पॉइंट कहलाएंगे, यही वाला पॉइंट। अब इनमें से सबसे आसान फॉर्मूला कौन सा? सर सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड का लगा दो फॉर्मूला, और सेंट्रॉइड के फॉर्मूले के हिसाब से मैं तीनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा और डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, तो यही मेरा जो इन सेंटर होगा इस कंडीशन में सेंट्रॉइड बन जाएगा। और सेंट्रॉइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 + 0 + 2, 1 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा √3 + 0 + 0, √3 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, तो हमारा जो सेंट्रॉइड यानी इन सेंटर आ गया वो बेटा 1, कितना आ गया? 1/√3 आ गया। सो आंसर क्या हो गया दोस्त? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है ना। डन है भाई। तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये कैसा ट्रायंगल है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, और वही सर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर सब कुछ एक ही जगह पर आ जाते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। If a vertex of a triangle is 1, 1 and the midpoints of the two sides of the triangle through this vertex are इतना इतना, then the centroid of the triangle is. Okay, nice question. इधर देखिए दोस्त, हमने कहा सर एक ट्राइंगल हमें ऐसे करके दिया हुआ है और इसका वर्टेक्स हमें दे दिया गया 1, 1. दिस इज 1, 1. इसने कहा कि सर मुझे अगर ये वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है, ये मान लो XY है और ये मान लो बेटा PQ है। क्या है बेटा दोस्त? PQ है। हमें सेंट्रॉइड ढूंढना है ना, तो इसको अलग अलग पॉइंट्स ऐसे नाम दे देकर हम लोग कहते हैं सर x2 y2 है ये, और ये x3 y3 है। हमें इन दोनों के पॉइंट्स नहीं मालूम है, और हमें बोल रहा है कि सर यहां से जो साइड्स बन रही हैं उन साइड्स पे मिड पॉइंट्स हैं। यानी ये वाला मिड पॉइंट अगर मैं बनाऊं तो दिस इज -1, और ये वाला मिड पॉइंट अगर बनाऊं तो दिस इज 3, 2 हो जाएगा। अब बच्चे देखो, दिमाग थोड़ा सा अगर तेज चलाओगे तो फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर डायरेक्टली अगर कहूं तो सर इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट है, तो वी कैन से दैट कि सर x2 + 1 बाई 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे कि x2 + 1 जो है वो -2 के बराबर है, यानी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? -3 आ जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट -3। सेम बेटा y2 + 1 अपॉन में 2 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, तो 2 2 जा 4 -1, यानी y2 की वैल्यू सर 3 आ जाएगी। तो ये पॉइंट कितना हो गया सर? 3 हो गया। ओके ठीक है, चलो अगला कलर लेते हैं दोस्त। सर यहाँ पे x3 इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, तो x3 + 1, ध्यान से देखो दोस्त, x3 + 1 बाई 2 करूंगा तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 2 जा 6 -1, यानी x3 की वैल्यू बचे 5 आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद y3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी 2 2 जा 4 -1, यानी y3 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 3 आ गई सर। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई, यानी कि ये बन गया 5, 3 बन गया। ओके, हमें अब क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा सेंट्रॉइड। क्या निकालना है? जी निकालना है। तो जी कैसे निकालते हैं सर? तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम कर दो। सर तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम कर दोगे तो जी आ जाएगा हमारे पास 1 + 5 - 3, 1 + 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3, और फिर उसके बाद 1 + 3 + 3, 1 + 3 + 3 डिवाइडेड बाई 3। तो जोड़ के देखते हैं बेटा, यहां से हमारे पास जी कितना आ जाएगा? लेट्स सी, ये हो जाएगा 5 और 1 6 में से 3 गए तो 3/3 में हो जाएगा 1, और 3 और 1 3, 7 4 7, 7/3 आ जाएगा। तो जी आ जाएगा हमारा 1,7/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो आप लोगों को क्या करना था वो मैंने दिखाया कि आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे? मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को देखकर डायरेक्टली वैल्यू लिखने की कोशिश करी, तो कम से कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन जो कमाल है वो मैं आप लोगों को करके बता रहा हूं, सो दैट आप बिलीव करें कि ऐसा करने से बहुत कुछ बदल सकता है। जब तक बेटा, कई बार कहते हैं बच्चे कहते हैं कि सर मेरे सिचुएशन नहीं बदल रहे हैं। बेटा हालात तब तक नहीं बदलते हैं जब तक
बंदा कोशिश नहीं करता है ना। जब तक हाथ पांव नहीं मारोगे, कुछ सुधार नहीं लाओगे, तो हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा बेटा। दुनिया, कुछ पाने के लिए दुनिया को पलट देना पड़ता है बेटा, अपने पूरे जीवनचर्या को ऐसा उलट पुलट कर देना होता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए वाला फीलिंग बेटा किसके पास है, किसके पास है आपके पास? साबित करो, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए टू बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखो भाई, यहां पर हमें एक पॉइंट दे दिया गया 10, -6 दे दिया गया, दूसरा पॉइंट हमें दे दिया गया k, 4 दे दिया गया, और वो कहता है सर इसके लाइन सेगमेंट का कोई मिड पॉइंट हमें दे दिया गया, वो a, 2b दे दिया गया। तो कहानी की स्टोरी अगर हमें समझ में आए पिक्चर की, तो हम कहेंगे सर k + 10 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो a के बराबर होगा, और -6 को +4, -6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो 2b के बराबर होगा। सो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमें a की वैल्यू तो चाहिए और हमें 2b की वैल्यू भी चाहिए, यानी पूरा पूरा मिला हुआ है। तो a की वैल्यू तो सर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, लेकिन 2b की वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है। 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/2 यानी 1 हो जाएगा। सो दिस इज 2b की वैल्यू, दिस इज a की वैल्यू। अब ये मुझे कुछ डिटेल में बोल रहा है कि सर a - 2b बराबर 7 है, तो a यानी k + 10/2 जो है वो a की वैल्यू है, -2b जो है वो सर 1 है, तो ये 7 के बराबर है, तो k + 10/2 जो है वो 8 के बराबर है, यानी k + 10 जो है वो सर 16 के बराबर है, यानी k बराबर सर 6 है। ओके सर, तो 6 तो है ही नहीं, 6 तो है ही नहीं। 2b की वैल्यू कितनी है, अरे सर -1 है, -1 है यार। ओहो, हम भी गलती कर गए हैं जी, गलती कर गए सर। 2b की वैल्यू -1 है, बच गए बेटा, आज बच गए, आज बच गए, वरना कमेंट सेक्शन भर देते बच्चे हैं जी। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर आके, तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब ये मेरे पास हो जाएगा 7 में से 1 गए तो 6 बन जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 12 - 10 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आसान है बिल्कुल। मिड पॉइंट फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चंस ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो बेटा हलवा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर इतना 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 इतना। ओके, 4 हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। सर ये लीजिए पैरेललोग्राम, और ये पॉइंट है हमारे पास 1, 2, ये पॉइंट है हमारे पास 4, y, ये पॉइंट है हमारे पास x, 6, और ये पॉइंट है हमारे पास 3, 5। अब हम जानते हैं सर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले किया, यानी ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा दोनों का। तो बेटा मैं ये कहता हूं कि यहां और यहां के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दोगे, x + 1 को जोड़ दोगे तो 3 + 4 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा सर, x + 1 को जोड़ दोगे तो वो 3 + 4 के बराबर आएगा। आप इसे ऐसे समझ लो कि /2 करने से बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि सर 2 और 6 को जोड़ दोगे तो वो मेरे पास y + 5 के बराबर आएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि सर ये /2 से जोड़ दोगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने दोनों में लगा दिया। आपने a और c का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, आपने सिर्फ b और d का फिर उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, और कह दिया कि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बराबर हैं। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, यहीं पर मजा है ना। तो सर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं कहूंगा सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 6 हो जाएगी। यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी हमारे पॉइंट्स सर कंप्लीट हो गए, मेरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, तो ये पॉइंट बन जाएगा b पॉइंट विल बी 4, 3 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट यानी c पॉइंट जो का कंप्लीट होकर बेटा 6, 6 हो जाएगा। ओके सर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्त हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हमें बताइए AC² - BD² कितना होगा। AC² - BD² निकालने के लिए बेटा आप AC निकाल लो। आप कहोगे सर AC की लेंथ हमारे पास हो जाएगी √x, नहीं 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सर 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो दिस इज √41, है ना, √41। तो बेटा यहां से आप कहोगे सर AC² की वैल्यू कितनी हो गई, 41। ठीक है,
फिर आपको क्या निकालना है बेटा, बी डी का स्क्वायर निकालना है, तो पहले बी डी निकाल लो। बी डी हो जाएगा सर 3 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास √5 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी डी का स्क्वायर हमारे पास 5 हो जाएगा। तो सर क्वेश्चन के हिसाब से ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर निकालना है, तो 41 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये गया सवाल, गया भाई गया, बहुत ही आराम से गया। आगे क्या पूछा सर, आगे क्या पूछा, आगे पूछा इसने व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। भाई कहां पर कटे थे सर, मिड पॉइंट पर कटे थे ना, तो मिड पॉइंट निकाल दो। मिड पॉइंट निकाल दोगे तो आपको क्या सर 6 + 1 यानी 7/2 हो जाएगा। सर 6 + 2 यानी 8 का आधा 4 हो जाएगा, तो 7/2, 4 हो जाएगा। कोई बोलता सर हम ऐसे निकाल लेते, अरे हाँ निकाल लेते बेटा, किसी से भी निकाल लो, कोई तो एक चुनूंगा ना मैं, कोई तो एक चुनूंगा। तो क्या आया आंसर सर, 7/2, 4 आया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। ये भी खत्म सर, बिल्कुल खत्म। आगे और क्या पूछा, आगे उसने पूछा कि बता दीजिए फिर कि हमारा एरिया कितना होगा। सर ये पैरेललोग्राम है ना दोस्त, तो पैरेललोग्राम के लिए हमने कहा था कि सर x2 माइनस x4 और y2 माइनस y4, ठीक है, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1। बस याद रखें कि बेटा एक एक का गैप होना चाहिए इनमें, एक एक का, है ना। चलो तो अब इस हिसाब से सर हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से थे, पॉइंट्स मैं लिख लेता हूं देख के बेटा, कौन कौन से पॉइंट थे सर। एक हमारे पास 1 2 था, 1 2 4 3, 1 2 4 3 6 6 3 5, 1 2 4 3 6 6 3 5। एक बार और क्रॉस चेक करेंगे भाई, यस 3 5 ये हो गए। तो सर ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। तो चलिए वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू जब आप लगाएंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x4, x2 माइनस x4 यानी 4 माइनस 3, सर हमारे पास 1 आ जाएगा। y2 माइनस y4 यानी 3 माइनस 5, सर माइनस के 2 आ जाएगा। x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 अगर आप कर रहे हो तो कितना आ जाएगा दोस्त, हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस x1 नहीं, हमने x2 माइनस x4 किया है ना, तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा दोस्त, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। वरना हमने अगर 2 से 4 माइनस किया, 2 से 4 माइनस किया, तो हम लोग 1 से बेटा 3 को माइनस करेंगे, y1 माइनस y3 करेंगे। ये कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इस बेसिस पे x1 माइनस x3 यानी 1 माइनस 6 करोगे तो बेटा माइनस के 5 आ जाएगा, और 2 माइनस के 6 करोगे तो बेटा माइनस के 4 आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ ब्रैकेट्स में माइनस के 4 और माइनस के 10। तो आप कहोगे सर ये तो माइनस के 14/2 यानी माइनस के 7 आ गया। मैं कहूंगा सर एरिया है ना, स्केलर है ना, पॉजिटिव है ना, तो आंसर डी यानी 7 यूनिट्स ले लेना। क्यों, क्योंकि बेटा देखो मैंने थोड़ा चेंज किया है, शायद मैंने फॉर्मूले में कुछ चेंज किया है, आप लोग इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो ये चेंज की वजह से ही बेटा एक माइनस का साइन आ जाता है, और ये माइनस का साइन क्या करता है बेटा, कुछ खास नहीं बताता है, कोई हमें सिर्फ वो ऑर्डर का एहसास दिलाता है कि हमने कुछ गलत ऑर्डर में चीजों को लिया है, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका मॉड्यूलस वैल्यू ले लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना है, एंड दैट बिकम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल, या फिर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें। ठीक है, चले फिर आगे चलो दोस्त, आगे चलते हैं। हमारे पास यहां पर अगला क्वेश्चन क्या बनकर आ रहा है, ए बी सी कंसीडर कर लीजिए, 3 वर्टिसेस हैं। ओके, तो ये स्लाइड जाओ और तुम आओ। चलो, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी विद द वर्टिसेस दिस दिस दिस, व्हाट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर आ गया, देखो वो आ गया, एस ए बराबर एस बी बराबर एस सी, सर वो आ गया। अगर मैं s को बेटा क्या मान लूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लूं, क्या मान लूं मेरे दोस्त, s को अगर मैं x, y मान लूं, तो ऐसे कैसे निकालोगे सर, ऐसे निकालोगे x + 2 का होल स्क्वायर है जी, सर y - 3 का होल स्क्वायर है जी। ठीक है बेटा, अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या इन तीनों के स्क्वायर्स भी बराबर होंगे, हाँ जी बराबर होंगे, तो मुझे अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। एस बी का स्क्वायर निकालो बेटा, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। ओके सर, एस सी का स्क्वायर निकालो बेटा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ आप लोगों के पास आ जाता है दोस्त। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है दोस्त, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा सर क्या, एक बार आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो एक बार,
और एक बार बेटा किसको सॉल्व करो, एक बार आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो मैं इसे और स्मार्टली सॉल्व करूंगा तो मैं कहूंगा सर इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहां से बन जाएगा बेटा 4x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 6y आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस के 2y प्लस 1 आ जाएगा। तो सर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8x बन जाएगा, और ये हमारे पास माइनस के 4y बन जाएगा, 4 से 4 कट गया तो प्लस के 8 बराबर 0 आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके 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 डोकी, ओके डोकी। आगे चलते हैं सर, अब बचे हुए इक्वेशन के पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कट जाएगा। इतना दूरदर्शी बनने की कोशिश जरूर करे बेटा। तो यहां पर बचेगा क्या सर, यहां पर बचेगा माइनस के 4x बचेगा और प्लस माइनस के 2y बचेगा। इधर से बच्चा आप लोगों के पास माइनस के 2x बचेगा और माइनस के 4y बचेगा। सो यू कैन से दैट यहां से सिंप्लीफाई करके बेटा x बराबर y आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, x बराबर y। सर x बराबर y को यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो सर, कर दो, अब तो कर दो। x बराबर y रखते ही बेटा 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स बराबर -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। सर x की वैल्यू -2 है तो इसका मतलब सर y की वैल्यू भी -2 ही होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खल्लास, एकदम खल्लास सर, उड़ा दिया, एकदम उड़ा दिया। बात समझ में आ गई। सर्कम सेंटर निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो वो इस तरह की कुछ मेहनत है। आई होप सभी को समझ में आ गया है। डन है, चलें, चलो सर आगे चलो। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दिस इज सेइंग कि लेट पी क्यू आर एस बी द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट्स 2 6 3 4 4 5 -2 5 रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। बेटा ये इसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से होल नंबर होगा, यानी क्यू विल बी द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। सर आप इतना तेज कैसे हो लिए बेटा, देखो कॉमन सेंस लगाओ दोस्त। अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हो इन पॉइंट्स का, ठीक है, इन पॉइंट्स का, तो पहला वाला क्या होगा सर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। बेटा देखो ये √40 बन जाएगा, जो कि 4√10 होगा, सॉरी 2√10 होगा। तो सर 2√10 तो इरेशनल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। अगला वाला निकालो बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। मुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट मालूम है कि सर ये 25 है तो 5 आ गया, ये मेरा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे निकाल लो बेटा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 माइनस 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा √41। सर ये तो आगे भी नहीं सॉल्व होगा। लास्ट वाले पॉइंट के साथ भी इच्छा पूरी कर लो, -2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये तो सर ये भी सॉल्व नहीं होगा, √29 हो जाएगा। तो ओनली हमारे पास ये आ गई p की वैल्यू, ये आ गई q की वैल्यू, ये हो गई r की वैल्यू, ये हो गई s की वैल्यू। तो सिर्फ q ही हमारा होल नंबर है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई बढ़िया 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 बढ़िया। चलो आगे देखो। ओहो आखिरी सवाल, आज सेशन जल्दी खत्म हो गया, एकदम जल्दी खत्म हो गया भाई। मजा भी तो आया, बहुत सारे फॉर्मूले कैसे रटा दिए एकदम, है बढ़िया। तो ये क्या कह रहा है सर, इफ द पॉइंट्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो बी से लेके सी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। सर ए से बी और सी बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो ए बी का स्क्वायर ढूंढ लो बेटा, ए बी का स्क्वायर ढूंढोगे तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर सर 0 हो जाएगा, 4 माइनस 6 का स्क्वायर यानी सर 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू, स्क्वायर ले रहे हो ना तो सर 0 प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर करो बेटा, 2 माइनस √3 यानी -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कुछ बच्चों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आया होगा, तो 2 माइनस 2 प्लस √3 करेंगे तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा और माइनस के √3 बचेगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा, है ना। सो दिस इज 3 और 6 माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज सर 6 माइनस के का स्क्वायर। बेटा इसमें से माइनस कर दोगे तो हमारे पास 6 माइनस के का स्क्वायर जो होगा, या फिर आप इसे लिख सकते हो k माइनस 6 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप k माइनस 6 निकालोगे तो यू विल से दैट सर +-1 दोनों हो सकता है। तो अगर k माइनस 6 को 1 लेते हो और k माइनस 6 को अगर -1 लेते हो तो यहाँ से k की वैल्यू बेटा 7 आ जाती है, यहाँ से k की वैल्यू बेटा 5 आ जाती है। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमें दिया गया है। बेटा 5 दिया गया, 7 नहीं दिया गया है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी खत्म सर,
ये भी खत्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दो साइड क्या, सिर्फ तीनों साइड बराबर होंगे। मैंने सिर्फ दो साइड को सॉल्व किया, ए बी और बी सी पकड़ लिया कि ये दोनों बराबर होंगे और उस बेसिस पे बेटा इक्वेशन को सॉल्व किया। देखो कितने आराम से आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिर्फ फॉर्मूलों का ज्ञान है और बहुत बेसिक सी बातें कि आप उनमें टर्म्स को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है और आपसे पूछ क्या रहा है, इन सब चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर सही से ही ज्ञान होगा तो बेटा बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भरोसे हम लोग चलेंगे बेटा स्ट्रेट लाइंस के पास। स्ट्रेट लाइंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों के भरोसे लेकर चलेंगे हम लोग कोनिक सेक्शंस के पास। तो यहां से हमारा एंटायर टू डायमेंशन ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है दोस्त, तो ये था अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज का सेशन मैं यहीं पर करता हूं खत्म। तो अब आप लोग करिए रिवीजन और करें बहुत सारी प्रैक्टिस, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।